टू पे जब हम आते हैं तो टू में जो चीज़ें आपके पास हैं, जो मेजर टॉपिक्स हैं, एक तो ये कि भाई सीरियल पैरेलल ट्रांसमिशन है, एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, ये आ जाता है। फिर इसमें आता है एरर डिटेक्शन मेथड्स। एरर डिटेक्शन मेथड 4 हैं। पैरिटी, ARQ है, चेकसम है, ठीक है ना। तो ये सारे आपके पास आ रहे होते हैं। अब आपने याद रखना है कि जब आप डाटा ट्रांसमिशन की तरफ आते हो तो सबसे पहले आप सीरियल और पैरेलल की बात करते हो। तो सीरियल ट्रांसमिशन वो होती है जो 1 बिट एट टाइम होती है, सीरियल 1 बिट होते हैं, पैरेलल 8 बिट, ठीक है, पैरेलल 8 बिट होती है, सीरियल ओवर सेवरल वायर्स। अब इसमें ये फ़ायदा भी होता है कि सीरियल जो होती है वो इनएक्सपेंसिव है, और पैरेलल में क्योंकि ज़्यादा वायर्स हैं तो वो एक्सपेंसिव है। सीरियल इज़ रिलायबल फॉर लॉन्गर डिस्टेंस, लॉन्गर डिस्टेंस के लिए सीरियल रिलायबल होती है। पैरेलल शॉर्टर डिस्टेंस में इस्तेमाल होती है। एप्लीकेशन पूछता है तो आप कह सकते हो भाई इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे पैरेलल होंगे मदरबोर्ड टू हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड टू DVD। सीरियल ट्रांसमिशन इज़ जो तुम्हारे घर में केबल टीवी ट्रांसमिशन आ रही है, हाँ, प्रिंटर टू कंप्यूटर भी जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन वो ट्रांसमिशन है जो वन डायरेक्शन है, जैसे हमारे पास टीवी आ रहा है घर पे, मैच देख रहे हैं हम टीवी पे, एड्रेस बस, एड्रेस बस यहाँ पे इससे मिक्स नहीं करो क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होती है प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान, हम उसको भी मिक्स नहीं करते। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब डाटा का एक जगह से दूसरी जगह आना। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन हमेशा वन वे होती है। घर पे टीवी आ रहा है वो वन वे, मैं यहाँ मैच देख रहा हूँ बैठ के, मैच वाला मुझे नहीं देख सकता, या रेडियो पर मुझे आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ रेडियो पर नहीं जाएगी। दिस इज सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन के अंदर डाटा आना जाना कर सकता है लेकिन एक वक्त में एक, जैसे वॉकी टॉकी, उसमें एक वक्त एक बंदा बोलता है, उसके बाद वो कहता है ओवर, तो इसका मतलब होता है कि मैंने अपनी बात मुकम्मल कर ली, या दूसरा बोले। अगर दोनों एक साथ बोलेंगे तो बिट्स लॉस कर देंगे। तो आना जाना हो सकता है, यानी मैं आपसे बात करके बोलूँ ओवर, अब आप मुझसे बात करो, और जब आप बात मुकम्मल कर लो तो बोलो ओवर। इसका मतलब डाटा आना जाना कर रहा है लेकिन एक वक्त में दोनों एक साथ नहीं बोल सकते। जब एक वक्त में दोनों एक साथ बोलेंगे तो वो डुप्लेक्स ट्रांसमिशन है। अच्छा, ये आपको पास पेपर में डुप्लेक्स के नाम से मिल जाए या फुल डुप्लेक्स के नाम से मिल जाए, एक ही चीज़ है। डुप्लेक्स ट्रांसमिशन दोनों वे में होती है, आना जाना दोनों एक साथ हो सकता है। जैसे हम जो है ना फ़ोन पे बात करते हैं, तो हम फ़ोन पे जब बात कर रहे होते हैं तो आवाज़ दोनों एक साथ सलाम करते हैं, दोनों की आवाज़ आ जाती है, ठीक है, वीडियो कॉल हो गई। और जो ये ट्रांसमिशन होती है, कौन सी ट्रांसमिशन, ये ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, यानी मैं इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरा डाटा अपलोड और डाउनलोड दोनों एक वक्त में हो रहा है। तो ये चीज़ हमारे पास होती है कौन सी, फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। अगली चीज़ के ऊपर आते हैं। सीरियल पैरेलल हो गया, सिंप्लेक्स डुप्लेक्स हो गया। अब इसमें एक चीज़ समझनी है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। सिंक होता है हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर आता है कि भाई आप अपने गूगल कॉन्टैक्ट सिंक कर लो। गूगल कॉन्टैक्ट सिंक कर लो का मतलब ये है कि आप 2 मोबाइल या 3 मोबाइल 4 मोबाइल यूज़ कर रहे हो। एक मोबाइल में आपने आज एक बंदे का कॉन्टैक्ट सेव किया, दूसरे में आपने किसी दूसरे का कर लिया, तो ज़ाहिर है अब वो आपके पास मोबाइल चोरी हो गए, लॉस्ट हो जाए, ख़राब हो जाए, तो अब आपने जो एक जगह पर बैठ के सेव किया था डाटा और दूसरी जगह पे दूसरा नंबर सेव किया था, वो एक सर्टेन जगह पर होना चाहिए, दैट इज़ योर गूगल ड्राइव। तो सिंक का मतलब होता है, सिंक आप कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स, सिंक मैसेजेस भी कर रहे होते हो अपने। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास क्लाउड स्टोरेज के ऊपर सेम डाटा मौजूद हो, सारा डाटा, चाहे वो आपने किसी भी लोकेशन पे किया हो। तो यहाँ वो एक चीज़ समझाते हैं कि भाई देखो, एसिंक्रोनस जो ट्रांसमिशन है, एसिंक्रोनस जिसमें ये लगा हुआ है, उसमें ये होता है कि जब डाटा ट्रांसमिट होता है तो वो एग्रीड पैटर्न पे होता है कि भाई ये यहाँ से मेरी बिट स्टार्ट हो रही है, उसकी स्टार्ट और स्टॉप बिट होती है। असिंक्रोनस की स्टार्ट और स्टॉप बिट होती है, आपको पता होता है कि डाटा कहाँ से शुरू हो रहा है और डाटा कहाँ पे ख़त्म होगा। ये आपको इतनी बात सिंक्रोनस के बारे में याद होनी चाहिए। असिंक्रोनस ए लगा हुआ है। सिंक्रोनस के अंदर आपको स्टार्ट और स्टॉप बिट का पता नहीं होता क्योंकि वो सिंक कह रहा है ना, सिंक चलता है टाइमिंग सिग्नल पे। जैसे आप कहते हो भाई 2 बजे व्हाट्सएप का बैकअप बन जाए, अब वो सिंक होना शुरू हो गया। सिंक होने का मतलब ये, कल तक का सारा डाटा उसके पास था, आज के दिन की जितनी भी चैट्स हैं, जितना भी डाटा आया है,
वो सब का सब व्हाट्सएप के सर्वर पे जा रहा है। इसका मतलब वो क्या हो रहा है, सिंक हो रहा है। तो सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन में स्टार्ट और स्टॉप बिट का नहीं पता होता, डाटा टाइमिंग सिग्नल को लेते हुए स्टार्ट शुरू कर देता है। जैसे 2 बजे डाटा मेरा जाना शुरू हो गया कि भाई बैकअप बन रहा है, तो उसमें डाटा कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ डाटा में जाता है टाइमिंग सिग्नल के साथ। तो यहाँ पर आपके पास आपको नहीं पता होता कि इसकी स्टॉप बिट क्या होगी। जितना डाटा आपके पास होता है वो डाटा जब तक ट्रांसफ़र हो रहा होता है, जब डाटा मुकम्मल ट्रांसफ़र हो जाता है टाइमिंग सिग्नल के साथ वो ट्रांसमिशन ख़त्म कर देता है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस एज अ कनेक्शन एक अलग चीज़ है और USB फ्लैश ड्राइव एक अलग चीज़ है। बच्चा कंफ्यूज होता है सवाल में। जहाँ फ्लैश ड्राइव की टर्म यूज़ करेगा तो आपको USB की बात करनी है जो आप स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर दो। जहाँ USB की टर्म इस्तेमाल करेगा इसका मतलब वो कनेक्टर की बात कर रहा है। जो कनेक्टर होता है हमारे पास, उस कनेक्टर के अंदर 3 चीज़ें हैं। अगर आप उसको अंदर गौर से देखोगे तो उसके अंदर 4 आपको वायर नज़र आएंगे जो सोल्डरिंग होते हैं, जिसमें से 2 डाटा ट्रांसफ़र के होते हैं, डाटा का आना और जाना। एक पावर का होता है और एक ग्राउंड का होता है, ग्राउंड जिससे सर्किट मुकम्मल हो। तो एक तो ये आपको याद रखना है कि एक USB के अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं, 2 वायर होते हैं जिसमें डाटा ट्रांसफ़र होता है, आना जाना, और 2 आपके पास जो वायर होते हैं, 1 इज़ फॉर अर्थ एंड 1 इज़ फॉर पावर सिग्नल, जो आप पावर सिग्नल उसको देते हो। तो इसमें ये होता है कि बस सिंपल ये है कि आप जब उसको कनेक्ट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ड्राइवर डिटेक्ट कर लेता है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आते हैं। जब से USB ईजाद हुई है हमारे डिवाइसेस सब की सब USB कनेक्टर पे ही आ रही है। हम हेडफोन उठा के देख लें वो भी USB वाले आते हैं, स्पीकर भी USB वाले आ रहे हैं, माइक्रोफोन हो गया या प्रिंटर हो गया। तो इसका मतलब है कि ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। इट हैज़ बिकम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है। कह रहा डिवाइस प्लग इन टू द कंप्यूटर और ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड। एक बात, कनेक्टर कैन फिट इन 1 वे ओनली, एक ही वे में होता है। जैसे जो इससे पहले एक आता था PS2 कनेक्टर, माउस में आता था ग्रीन कलर का या पर्पल कलर का। आप अगर इंटरनेट पे लिखोगे PS2 कनेक्टर, तो PS2 कनेक्टर में मसला ये होता था कि उसकी कनेक्शन जब आप कर रहे होते थे ना तो उसमें पिन्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से थी कि अगर आप उसको उल्टा लगा दो तो पिन टूट जाती थी या मुड़ जाती थी। जब वो बैंड हो जाती थी तो इसका मतलब है वो पिन ख़राब हो जाती थी। तो ख़राब होने का मतलब है फिर वो किसी काम की नहीं रही। अब यहाँ पे तो USB में आपको पता है कैन बी फिट इन 1 वे ओनली। अब ये आपके माउस और कीबोर्ड के होते थे। हाँ, उसको यूँ लगाने के बजाय अगर यूँ लगा दोगे तो ये वाली पिन तो उधर जा ही नहीं सकती, तो पिन वगैरह टूट जाती थी, मुड़ जाती थी। तो ये इस्तेमाल जो है ना ऑब्सोलीट हो गया, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया। इसके डाटा ट्रांसफ़र रेट डिफरेंट है। USB 1.0 पुराना था, USB 2.0 कॉमन इस्तेमाल हो रहा होता है। अब USB 3.0 है। USB 1, 2, 3 में फ़र्क ये है कि वो पहला वाला जो था 1.0 वो किलोबाइट में ट्रांसफ़र करता था, उससे 2.0 आके मेगाबाइट में आ गया। अब 3 वाला जो है वो गीगा है, यानी अगर 1.5 GB 2 GB का डाटा है तो 1 सेकंड मतलब सेकंडों के अंदर आपका डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, बशर्ते ये कि आपके लैपटॉप भी सपोर्ट करता हो और आपके पास USB भी 3.0 वाली हो। तो इससे एक बात भी समझ में आती है कि आपका जो लैपटॉप या डिवाइस है वो दोनों एक दूसरे से कंपैटिबल है बैकवर्ड। अगर USB 2.0 वाली लगा रहे हो और लैपटॉप पे 3.0 सपोर्टेड है तो वो उसको भी सपोर्ट करेगा, और अगर लैपटॉप पे 2.0 लगा हुआ है और तुम 3.0 वाली USB लगा रहे हो उसको तब भी सपोर्ट करेगा। तो दे आर बैकवर्ड कंपैटिबल विद ईच अदर। मसला इसकी केबल की लेंथ 5 मीटर से ज़्यादा होती नहीं है। आने वाले वक्तों के अंदर जो 1.1 USB वर्जन है वो ख़त्म हो जाएगा सपोर्ट, और इसका जो ट्रांसमिशन रेट है वो कम है 500 MB तक, यानी लिमिटेड है। एरर चेकिंग मेथड में जो 4 मेथड होते हैं उसमें सबसे पहला आता है पैरिटी चेकिंग। और पैरिटी 2 तरह की होती है, एक इवन पैरिटी और एक ऑड पैरिटी। इवन पैरिटी वो होती है जिसमें नंबर ऑफ 1 की तादाद 1, 2, 4 नंबर ऑफ 1 की तादाद 2, 4, 6, 8 हो, इवन हो 2, 4, 6, 8। और ऑड वो होता है जिसमें नंबर ऑफ 1 की तादाद 1, 3, 5, 7 हो। तो बस आपको इसी को देखते हुए चलना होता है। इसमें एक सवाल आता है ब्लॉक ऑफ डाटा वाला, बाइट, और एक आता है ब्लॉक ऑफ डाटा। ब्लॉक ऑफ डाटा का मतलब 8 इधर दिए हुए 8, यानी 8/8 की ग्रिड आ गई। अब आपको ऊपर पढ़ना पड़ेगा उसके अंदर कि वो आपसे कौन सी बिट दे रहा है, इवन दे रहा है कि ऑड दे रहा है। अगर ऊपर इवन लिखा हुआ है तो आपको सारी रॉज और सारी कॉलम्स में चेक करना है कि वो इवन है या नहीं है। हर सूरत एक रॉ और एक कॉलम ऐसा होगा जिसमें वो इवन नहीं होगा। उसके इंटरसेक्शन पे आप पकड़ते हो कि गड़बड़ कहाँ पर है। अगर 0 है तो 1 करोगे, 1 है तो 0 करोगे। वो ये वाला हाँ नहीं, रॉ इज़ रिकॉर्ड। FC याद रखो, FC फील्ड आर द कॉलम्स,
ये ऐसे याद करोगे, वर्टिकल आर द कॉलम्स, वीसी वर्टिकल आर द कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल आर द रॉस, एचआर और वीसी, वाइस चांसलर और एचआर। बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो एचआर और वीसी याद रखो। एच मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इज द रिकॉर्ड्स या रॉस, और वर्टिकल इज द कॉलम। ARQ में इतना याद रखना होता है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट है, ये आपके व्हाट्सएप में मैसेज सेंड होता है, जैसे आपका OTP है, OTP है हाँ। कि मैसेज इज सेंड, वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट एंड टाइम आउट, इफ द एक्नॉलेजमेंट इज नॉट रिसीव देन द मैसेज इज रीसेंड। बस इसमें इतना ही पढ़ना है। चेकसम की डेफिनेशन लिख सकते हो, चेकसम इज अ बाउंड्री वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम ब्लॉक ऑफ डाटा। checksum is the boundary value calculated from checksum is the boundary value calculated from checksum is the boundary value calculated from block of data। checksum is the boundary value calculated from block of data। इसका मतलब ये होता है कि जो एक 8 बिट बाइट्स होती है ना, उन 8 बाइट्स का सम क्या होगा मैक्सिमम? सारे 1 कर दोगे? नहीं, सम, यानी अगर सबको 1 कर दो, 1 2 4 8 16 32 64 128 और 128 आ गया। मैक्सिमम जो 8 बिट जाएंगी ना, 1 2 4 8 16 32 64 और 128, आप मैक्सिमम 8 बिट्स में सारे 1 कर दो तो 128 तक जाओगे। ये टोटल मिला के बनता है 255। इससे ज़्यादा होता है तो चेकसम लिमिट करना। हाँ, अगर इससे ज़्यादा होगा, 256 से ज़्यादा होगा तो आप चेकसम को कैलकुलेट करने जाओगे। इसमें जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 255 है। 255 से बड़ा होगा तब हम करेंगे। हाँ, यानी 256 पे अगर होगा तो फिर देखो 256 का चेकसम कैसे निकलेगा, 256 को डिवाइड बाय 256 करो 1 आ जाएगा, तो वहाँ चेकसम 1 हो जाएगा। तो याद रखो, यानी 255 के बराबर और इक्वल टू हुआ तो वही वैल्यू चेकसम है। आपके पास सवाल आता है कि 255 से कम या 255 के बराबर है तो आपका चेकसम वही रहेगा। सही है। और अगर वैल्यू ज़्यादा आ जाती है, जैसे आपको दिया हुआ लेट सपोज 621 है 621 और कह रहा है इसका चेकसम निकालो, तो आप क्या करोगे? 621 लिखो, अब उसको 256 से डिवाइड करो, 256 2 जा, ऐसे डिवीजन मेथड से करो। 621 256 256 2 जा 512 लिख लो, 256 2 जा 512 2 जा लिख लो ना, ठीक है। अब आपके पास कितना बचता है 621 और 512 में से? 621 और 512 621 माइनस 512, 621 और 512 109 बच रहा है, तो 109 आपका चेकसम हो जाएगा। अच्छा, जो रिमाइंडर है वो checksum। जो रिमाइंडर है वो चेकसम। तो एक ही दफ़ा डिवाइड करना होता है, एक ही बार में हो जाता है। आप 256 का टेबल पढ़ लो, हाँ। तो 256 से अगर 256 से ऊपर हुआ तो मतलब आपने तो डिवीजन करना है। हाँ, फिर इको चेक आता है। इको चेक क्या कहता है? इको चेक में ये कहता है कि आप डाटा भेजोगे, डाटा इज सेंड, वापस आपके पास ठीक है, आता, check करके एंड वापस डाटा, वापस हाँ, तो ये कह रहा है ना कि इको चेक डाटा इज सेंड टू अनदर डिवाइस, द डाटा इज सेंड बैक अगेन टू द सेंडर। फिर वो वापस भेजेगा, मैं आपको भेजूंगा, आप मुझे वापस भेजोगे। अब यहाँ पे मैंने आपको भेजा, फिर आप मुझे वापस भेजोगे, वापस मैं आपको वापस भेजूंगा। फिर वापस भेजोगे। अब इसमें वापस भेजने में अगर कोई हो गया, कोई एरर मिस्टेक आ गई तो इसलिए ये रिलायबल नहीं होता। आप तो बोलोगे यार मैंने तो सही भेजा था, हाँ। आप बोलोगे मैंने भी सही भेजा था। इफ़ देयर इज एन इंटरसेप्शन इन बिटवीन, कोई बीच में इंटरसेप्ट करके डाटा को चेंज कर दे तो वो रिलायबल नहीं होता। 2-3 दफ़ा में मसला नहीं आ रहा, तीसरी दफ़ा में आ गया तो मसला तो आया ना। तो इसमें यही कह रहा है कि इको चेक के अंदर डाटा इज सेंड टू अनदर डिवाइस, डाटा इज सेंड बैक अगेन टू द सेंडर कंपेयर्स द 2 सेट ऑफ डाटा टू चेक इफ देयर इज एनी occurred। अब इसमें ये कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट रिलायबल इफ 2 सेट ऑफ डाटा आर डिफरेंट, सो इट इज़ नॉट नोन वेयर द एरर अकर फ्रॉम द सेंडर साइड और फ्रॉम द रिसीवर साइड। तो ये आपको नहीं पता चलता। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, तो बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। IP एड्रेस का आपको पता है 32 बिट का होता है। IP एड्रेस इज द लोकेशन ऑफ डिवाइस ऑन इंटरनेट। लोकेशन कहाँ पर है, दैट कैन बी चेंज। तो ये चीज़ आपकी चेंज हो जाती है। तो IP एड्रेस की हम बात कर रहे थे। IP एड्रेस इज़ द लोकेशन ऑफ डिवाइस ऑन द इंटरनेट। लोकेशन का मतलब है किस लोकेशन पर है।
आईपी एड्रेस वो होता है कि मैं अभी यहाँ बैठा इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ के टावर से कनेक्टेड हूँ। अगर आधे घंटे बाद मेरी लोकेशन चेंज हो जाएगी तो अब मेरा आईपी भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसा है कि बेचारे अभी घर पे बैठा हूँ तो घर का इंटरनेट चल रहा है, बाहर निकलूँगा डाटा बंडल ऑन करूँगा तो उस तरफ जो नेटवर्क टावर होगा उससे कनेक्ट करूँगा तो मेरा आईपी मुख्तलिफ होगा। आईपी एड्रेस कैन बी चेंज, मैक एड्रेस कैन नॉट बी चेंज। आईपी एड्रेस 32 बिट का, मैक एड्रेस 64 बिट का। आईपी अब आके अगर आप देखोगे जो IPv6 है, आईपी के 2 वर्जन हैं, IPv4 और v6। IPv4 की रिप्रेजेंटेशन डेसिमल में होती है, यानी उसकी जो 192.168.5.3 है या 192.168.1.0 है, ये किस में, डेसिमल नंबर में। लेकिन अगर आप मैक की बात करोगे तो मैक की रिप्रेजेंटेशन किस में होती है, हेक्सा में, 4E 9C 2A इस तरह से आ जाती है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में 2 से 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। HTML का मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक बात। उसके अलावा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट लिखते हो और उसका रिजल्ट आ जाता है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। और HTML किस लिए इस्तेमाल होती है, वेब पेज को क्रिएट और डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये चीज़ सवाल आ जाता है कि भाई HTML का स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन ये क्या है, क्या होता है? स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन, सो इसमें 3 पिलर्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट? नहीं, ये ना प्रेजेंटेशन की तरफ जा रहा हूँ। स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन ऐसा है कि स्ट्रक्चर को एक वेबसाइट, लेआउट होता है वेबसाइट का, हाँ, और ये अपने पास नोट कर लो कि स्ट्रक्चर इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। स्ट्रक्चर इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। HTML जो होता है वो एक बहुत अहम पार्ट होता है आपका HTML डॉक्यूमेंट का, इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। It include semantics and structural markup of the document. It includes semantics का मतलब होता है मीनिंग। It includes semantics and structural markup of document। इसका मतलब ऐसा है कि आपकी वेब पेज जो बनेगा उसमें कितने सब बॉक्सेस होंगे, कितने डिविजन्स होंगे, कितने मॉड्यूल, वो दिखेगी कैसे, दिखने से मुराद उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बॉक्स इन अ बॉक्स। प्रेजेंटेशन का मतलब होगा हर बॉक्स कैसा दिखेगा। जैसे आप एक वेबसाइट खोलते हो तो ऊपर उसका हेडर अलग कलर का है, फूटर अलग कलर का है, उसके जो बॉक्सेस होते हैं 4-5-6 अंदर के बॉक्सेस होते हैं, उसमें से किस बॉक्स का कलर कौन सा होगा। जैसे आप बात करते हो किसी वेब पेज की, अब एक वेब पेज है, वेब पेज का स्ट्रक्चर किस तरह डिज़ाइन होगा। अब मैं कहूँ कि जैसे मैं ARY न्यूज़ की वेबसाइट बोलता हूँ तो ARY न्यूज़, अब उसकी वेबसाइट खोलने पे जो मुझे उसका स्ट्रक्चर मिलेगा वो मिलेगा कुछ इस तरह से कि भाई ये इसका हेडर है, ऊपर वाला हिस्सा, नीचे ये एक अलग सेक्शन है, ये एक अलग बॉक्स है, ये एक अलग बॉक्स है, ये एक अलग बॉक्स है, ये वाला हिस्सा अलग बॉक्स है, इसका जो है वो बैकग्राउंड ब्लैक होगा, ये जो पीछे बॉक्स बना हुआ है ये अलग, ये देखो ये सारा स्ट्रक्चर है पीछे, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर। प्रेजेंट का जो प्रेजेंटेशन है वो उसका कलर है, स्टाइल क्या है, स्टाइल क्या है, स्टाइल ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि उस पर कलर कौन सा अप्लाई होगा, फॉन्ट साइज़ क्या होगा, फॉन्ट फैमिली क्या होगा। फॉन्ट साइज़ फॉन्ट फैमिली मुख्तलिफ है। फॉन्ट साइज़ फॉन्ट फैमिली का मतलब ये है कि साइज़ तो 10, 12, 13, 14, 15, 16 कुछ भी होता है, और फॉन्ट फैमिली का मतलब ये होता है कि जैसे टाइम्स न्यू रोमन है, ठीक है, या और कौन कौन से आते हैं, नहीं मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो फॉन्ट फैमिली है। फॉन्ट फैमिली का मतलब ये कि जो टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सेंस, आप देखते हो ना जो अलग अलग डिज़ाइन आ रहे होते हैं, उसको आप क्या, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये आ गया। अच्छा, प्रेजेंटेशन के बारे में लिख दो, प्रेजेंटेशन इज़ द स्टाइल ऑफ डॉक्यूमेंट। प्रेजेंटेशन इज़ द स्टाइल ऑफ डॉक्यूमेंट। प्रेजेंटेशन इज़ द स्टाइल ऑफ डॉक्यूमेंट। स्टाइल ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। दैट इज हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक लाइक, दैट इज हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक लाइक, कि डॉक्यूमेंट दिखेगा कैसे, दैट इज हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक लाइक।
विल लुक लाइक और इवन साउंड इफ़ इट इंक्लूड मल्टीमीडिया एलिमेंट्स, यानी कि वो किस तरह दिखेगा, उसमें क्या साउंड प्ले हो सकता है, क्या एनिमेशन आ सकती है, क्या ग्राफिक्स हो सकती हैं, वो सब का सब आपका HTML का पार्ट होता है. Sound multimedia. दैट इज साउंड That is इवन साउंड इफ़ इट इंक्लूड मल्टीमीडिया एलिमेंट्स, इफ़ इट इंक्लूड मल्टीमीडिया एलिमेंट्स. इसको ऐसे समझो कि एक वेब पेज बनाया और उस वेब पेज में ये दो चीज़ें आ रही हैं. जैसे आप जब HTML लिखोगे ना तो HTML का ये होता है डॉक्यूमेंट कि भाई आपने HTML लिखा, हेड लिखा, बॉडी लिखा, TD लिख दिया, टेबल डाटा लिख दिया, बॉडी और HTML लिख दिया. अब आप यहाँ एक चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो H1 तुम्हारी हेडिंग है. ये तो उसने बता दिया कि H1 हेडिंग होगी, लेकिन हेडिंग का कलर क्या होगा, हेडिंग का, हाँ अब हेडिंग का कलर क्या होगा, अगर आप ऊपर आओ तो देखो यहाँ लिखा हुआ हेडिंग है. हेडिंग का कलर जो होगा वो 444400 होगा, यानी रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन होगा. फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ होगी, उसका जो फॉन्ट होगा वो सेंस सेरिफ होगा. टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर में होना चाहिए और उसका फॉन्ट साइज़ 32 होगा. H3 हेडिंग नंबर 3 जो होगी उसका कलर मुख्तलिफ होगा, उसका फॉन्ट अलग होगा, और इसी तरह पैराग्राफ का कलर अलग होगा, फॉन्ट फैमिली, सारी चीज़ें मुख्तलिफ होंगी. तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके पास वो जो बंदे वेबसाइट बनाने के पैसे जो सही बोले थे मेहनत करनी. नहीं, अब ऐसा नहीं, क्योंकि टूल्स इतने सारे आ चुके हैं तो अब आपको वेबसाइट बनाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती. आप जाओ, विक्स वेबसाइट है आपके पास, बूटस्ट्रैप है आपके पास, जूमला है, ये इंटरनेट पे टूल्स हैं जिस पे आपकी वेबसाइट के टेम्पलेट बने बनाए होते हैं. आपने सिर्फ जाके अपना आप खुद बना सकते हो ये काम. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, डेफिनेशन आपको बताओ. प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल जो कि एक कंप्यूटर को फॉलो करना होता है. सेट ऑफ रूल्स. सेट डेफिनेशन आप प्रॉपर इसकी लिख दो कि प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल. प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स. और HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल दैट मस्ट बी ओबेड व्हेन ट्रांसफरिंग फाइल्स. दैट मस्ट बी ओबेड व्हेन ट्रांसफरिंग फाइल्स ओवर द इंटरनेट. बहुत बार बोलता है कि सर अगर सेफ जगह पर है, अगर सिक्योर है तो S लगेगा. HTTPS का मतलब ये होता है, देखो आप जब भी इंटरनेट के ऊपर जाते हो, अपना ID पासवर्ड डालते हो, तो ID पासवर्ड डालते हो तो आपको इस बात को इंश्योर करना है कि आप जो ईमेल के ऊपर ट्रांजेक्शन, ईमेल जो आप ID पासवर्ड डाल रहे हो वो दूसरा ना देखे. तो इसका मतलब है आप ऊपर देख लेते हो कि आपके पास HTTP के साथ एक ग्रीन पैडलॉक साइन बना हुआ आ रहा है. वो ग्रीन पैडलॉक साइन ये बताता है कि आपके और इंटरनेट के दरमियान कोई दूसरा उसको इंटरसेप्ट नहीं कर रहा. ये सवाल आता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र क्या होता है? 2-3 मार्क का आ सकता है. वेब ब्राउज़र क्या होगा भाई? हाँ भाई अली, वेब ब्राउज़र लिख लो. अ वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर. वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स. किसकी? वेब सर्वर तो जो भी तुम वेबसाइट सर्च करते हो ना उसको, वो एक वेब सर्वर है. GC गाइड, याहू, क्लिक इन्फो, ये सब की सब तुम्हारे क्या हैं? वेब सर्वर ही तो हैं. यानी जो तुम एड्रेस लिखते हो इसके पीछे पूरा एक सर्वर होता है. उस सर्वर पे सारा डाटा पड़ा हुआ होता है. जो तुम वेबसाइट का एड्रेस लिखते हो तो वो सर्वर से सारा डाटा आपके पास क्या आता है? उठ के आ जाता है. वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर. वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर which allows a user to display a web page on their computer screen. To display a web page on their computer screen. इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें पूछता है कि वेब ब्राउज़र के फ्यूचर बताओ, फीचर्स बताओ. तो उसका होम पेज होता है, उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड का बटन होता है. दे हैव द एबिलिटी टू स्टोर यूज़र फेवरेट वेबसाइट. यूज़र की फेवरेट वेबसाइट्स
को स्टोर करवा रहा होता है। एंड कीप द हिस्ट्री ऑफ द वेबसाइट्स विजिटेड बाय द यूज़र। एक बड़ा अहम सवाल आता है कि अगर आप लिखते हो http://oodleducation.co.uk/IGCSE कंप्यूटर साइंस, इसके 3 हिस्से होते हैं। क्या क्या होते हैं? इसके 3 हिस्से। सबसे पहला जो होता है ना वो ये होता है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो। HTTP से याद रखो ना प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल, और जो बीच में है वेब सर्वर, वो वेब सर्वर का नाम है। वेब सर्वर नेम, और तीसरी चीज़ जो है वो है उसका फाइल नेम, इसी पे होगा ये, ठीक है ना। तो ये सवाल आया हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए कि ये इस तरह से होता है। यहाँ तक आपका मुकम्मल हो गया चैप्टर नंबर 2।